हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक गुप्त काल। और इसका पहला पार्ट हमने पढ़ा था कल की क्लास में, जब हमने गुप्त काल के कुछ जो शासक थे उनके बारे में डिस्कस किया था। और हमने आपसे कहा भी था कि जो बचे हुए शासक हैं गुप्त काल के, और साथ ही साथ जो गुप्त काल का साहित्य है, स्थापत्य है, उसके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं कुमार गुप्त के बारे में। तो कल तक की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, और उसी के आगे के ये शासक हैं जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद शासन आता है कुमार गुप्त का, जो कि गुप्त वंश का एक कुशल शासक था, हम ये कह सकते हैं। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी गुप्त वंश के लिए। और हमने आपको पहले ही बताया गुप्त वंश में काफ़ी विकास हुआ, वो निर्माण के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, या अन्य किसी फील्ड में हो, तेज़ी से विकास देखने को मिला हमको गुप्त काल में। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुमार गुप्त ने। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। अब तो केवल इसके अवशेष बचे हैं, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने इसको जलवा दिया था पूरी तरीके से, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये विश्वविद्यालय हुआ करता था, यूनिवर्सिटी। बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ बुक्स इस यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी, और ज्ञान का एक प्रमुख साधन हुआ करता था पहले ये नालंदा विश्वविद्यालय। तो जब बाद में मुस्लिम शासकों ने भारत में आक्रमण किया, तो खिलजी वंश के शासक बख्तियार खिलजी ने इसको पूरी तरीके से जलवा दिया था। और इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया, जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सीरीज थी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इस प्रकार का जो थंबनेल है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हमने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय का जो इतिहास है वो इसमें कवर किया है, और डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलेगी नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई। और साथ ही साथ क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस नालंदा विश्वविद्यालय की, कि आखिर क्यों इसको जलवा दिया था बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को। तो इसके बारे में भी एक रोचक कहानी है जो आपको जानने को मिलेगी। तो आप ये लेक्चर्स भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था कुमार गुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को एक और नाम से जाना जाता है, यानी इसे कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए ये एक उपाधि है जो दी जाती है, जैसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या कई सारी हम जो पढ़ते रहे, नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। और साथ ही साथ यानी भारत का नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर जैसे कहा जाता है कालिदास को, उसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता था कि ये भारत की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय। क्योंकि ऑक्सफोर्ड के बारे में आप जानते ही होंगे, विश्वविख्यात ये यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड। तो उसी के नाम पर एक उपाधि दे दी जाती है कि ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को, जो कि एक प्राचीन विश्वविद्यालय, अब केवल इसके अवशेष ही बचे हुए। और उसके साथ ही साथ कुमार गुप्त ने क्या किया, इसने गरुड़ के स्थान पर मयूर चिन्ह बनाया। तो पहले हमने पढ़ा था प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था, ये होता था गरुड़। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो प्रतीक चिन्ह था वो था गरुड़, और फिर गरुड़ के स्थान पर मयूर को चिन्ह बनवाया कुमार गुप्त ने। तो ये कुमार गुप्त के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो प्रमुख इसकी उपलब्धि थी वो थी नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। और ये एक अपने आप में बड़ा काम है किसी यूनिवर्सिटी का निर्माण कराना उस काल में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले शासक के बारे में, जो कि है स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का सबसे आखिरी शासक तो नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि सबसे अंतिम शासक, एक शक्तिशाली शासक, सबसे अंतिम प्रमुख शासक अगर कोई रहा है तो वो है स्कंदगुप्त। क्योंकि इसके बाद कुछ और शासक आए जो कि बेहद ही कमज़ोर रहे, और इसके साथ ही जो गुप्त वंश का पतन भी हो गया, गुप्त काल का पतन भी हो गया। तो और स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण हुआ। हूण कौन थे? तो ये विदेशी आक्रमणकारी थे। तो हूणों का आक्रमण हुआ इसी के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में। और जिसमें हूणों का जो प्रमुख शासक था वो था मिहिरकुल। मिहिरकुल एक प्रसिद्ध हूण शासक था जिसने आक्रमण किया स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और साथ ही साथ इसने कुछ अभिलेख भी लिखवाए स्कंदगुप्त ने, जिनमें जो भानुगुप्त का आयरण अभिलेख है, इसमें यह साक्ष्य मिलता है
इसमें सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो हमको देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल का अंतिम प्रमुख शासक रहा स्कंदगुप्त। और अगर हम बात करें गुप्त वंश के अंतिम शासक के बारे में, तो गुप्त काल का या हम कह लें गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो वो भी नाम आपको याद रखना है, बट ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। तो इसका नाम है विष्णुगुप्त तृतीय। तो विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त काल का गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये शक्तिशाली नहीं था। इसीलिए ये माना जाता है कि अगर प्रमुख कोई शासक रहा गुप्त वंश का अंतिम, तो वो रहा है स्कंदगुप्त। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से जो पूरे शासक थे गुप्त वंश से रिलेटेड, उनके बारे में हम ने पढ़ा 2 पार्ट्स में। पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, और उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है उनके बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कुमारगुप्त के बारे में और स्कंदगुप्त के बारे में। तो ये जो 5 शासक हैं ये बेहद ही शक्तिशाली रहे, प्रमुख शासक रहे इस गुप्त काल के। और कई सारी जो स्थापत्य के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा विकास कार्य किया। उसके बाद कुछ कमज़ोर शासक भी आए, जैसे गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय, और साथ ही साथ जो संस्थापक रहे गुप्त वंश के श्रीगुप्त, उनका भी नाम आपको रेयरली ही देखने को मिलता है कहीं पर। तो वो उनको कमज़ोर शासकों की श्रेणी में रखा गया, बट जो इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली शासक रहे तो यही 5 शासक रहे, और इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो ये हुई जो भी शासक थे गुप्त वंश के, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा गुप्तकालीन इतिहास की, गुप्तकालीन में किस क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुप्त काल के साहित्य के बारे में हम देखते हैं। तो गुप्त काल में देखिए साहित्य में भी तेज़ी से विकास देखने को मिला। साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, और कई सारे लेखक, कई सारे कवि, वैसे तो जो हमने विक्रमादित्य के नवरत्न में पढ़ा था उसी में 2-3 जो साहित्यकार थे उसने अपने दरबार में रखे थे, नवरत्न में शामिल कर रखे थे। और भी साथ ही साथ कई सारे जो कवि आए, जैसे हमने पढ़ा हरिसेन के बारे में जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इसलिए आप देखेंगे कि कई सारे जो दरबारी कवि हैं वो हमको देखने को मिलेंगे, साहित्यकार देखने को मिलेंगे, और कालिदास वो भी इसी काल से रिलेटेड रहे। तो इसमें हम देख लेते हैं एक तरफ से। सबसे पहले आते हैं विष्णु शर्मा, और आप सभी को पता होगा विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र की कहानियाँ। तो कभी ना कभी बचपन में आपने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी या सुनी जरूर होंगी। बेहद ही रोमांचक ये कहानियाँ होती हैं, बेहद ही इंटरेस्टिंग ये कहानियाँ होती हैं जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, पंचतंत्र की कहानियाँ। और उसके बाद फिर आते हैं कालिदास, जो कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक रत्न थे। तो कालिदास ने भी कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी, जिनमें कुछ जो प्रमुख बुक्स हैं उनमें है मेघदूत, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसीलिए इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कालिदास को। कई सारी इन्होंने रचनाएं लिखी गुप्त काल के दौरान। तो पहले हो गए विष्णु शर्मा, फिर कालिदास, और उसके बाद आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, और साथ ही साथ दशमलव की भी खोज की थी आर्यभट्ट ने, जो एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे। वो इसी गुप्त काल से ही रिलेटेड थे। उसके बाद नाम आता है बाणभट्ट का। वैसे तो ये गुप्त काल के बाद से संबंधित है, यानी ये हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे, हर्षवर्धन के। तो इन्होंने लिखी थी हर्षचरित, हर्षवर्धन के चरित्र पर हर्षचरित रचना, और उसके बाद कादम्बरी रचना की भी इन्होंने ही, यानी कादम्बरी जो रचना है वो इन्हीं ने लिखी थी बाणभट्ट ने। उसके बाद नाम आता है विशाख दत्त का, जो कालिदास के ही समकालीन हुआ करते थे। तो विशाख दत्त ने जो बुक्स लिखी उनमें है देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस। एक फेमस जो बुक है मुद्रा राक्षस, वो भी लिखी गई है किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं साहित्य में कितना ज़्यादा विकास हुआ। अलग अलग जो साहित्यकार रहे, नाटककार रहे, कवि रहे, उन्होंने जो रचनाएं हैं उनकी कई सारी रचनाओं की उन्होंने रचना की। अब हम आगे देख लेते हैं मुद्रा व्यवस्था के बारे में, यानी गुप्तकालीन जो मुद्रा व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। तो हमने देखा गुप्तकालीन में जो अलग अलग शासक आए, तो किसी ने सोने के सिक्के चलवाए, किसी ने चांदी के सिक्के चलवाए और किसी ने तांबे के सिक्के चलवाए।
तो बहुत सारे जो सिक्के हैं वो इस काल में चलाए गए, यानी अलग अलग सोने के भी सिक्के चलाए गए, चांदी के भी चलाए गए और तांबे के भी सिक्के चलाए गए। और गुप्त काल में सबसे बड़ा जो सिक्कों का ढेर है वो कहाँ से मिला है, तो ये स्थान भी आपको याद रखना है। सिक्कों का एक बड़ा ढेर मिला कहाँ से, राजस्थान के बयाना से। राजस्थान में बयाना नामक एक प्लेस है, वहाँ से सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर मिला था जो कि गुप्तकालीन सिक्के थे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग नाम से जाना जाता था। जो गोल्ड कॉइन्स थे, जो सिल्वर कॉइन्स थे और जो ब्रॉन्ज कॉइन्स थे, यानी सोने के, चांदी के, तांबे के जो सिक्के थे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो वो नाम कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो सोने के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, अभी हम आपको बता रहे हैं सभी। चांदी के सिक्के और उसके बाद तांबे के सिक्के भी चलाए गए, तो इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था। जिनमें जो सोने के सिक्के हुआ करते थे इन्हें कहा जाता था दीनार। इन्हें कहा जाता था दीनार जो सोने के सिक्के होते थे, और जो चांदी के सिक्के होते थे इन्हें कहा जाता था रूपक। और उसके बाद जो तांबे के सिक्के चलाए गए इन्हें कहा जाता था मासक। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था गुप्त काल में, और तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। और सबसे बड़ा जो सिक्कों का ढेर है वो मिला राजस्थान के बयाना से। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम से पूछा गया कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दिनार। तो ये मुद्रा व्यवस्था हुआ करती थी गुप्त काल में, गुप्त वंश में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मंदिर निर्माण किस प्रकार से रहा है गुप्त काल में। तो देखिए, गुप्त काल में 3 शैलियाँ हमको देखने को मिली। मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं उनका विकास हुआ। 3 शैलियाँ जिनमें शामिल है नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। तो ये 3 शैलियों का विकास हुआ और इसी 3 शैली पे मंदिर निर्माण किया गया बड़े पैमाने पर गुप्त काल में। और सबसे ज़्यादा मंदिरों का जो निर्माण हुआ वो गुप्त काल में ही हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया है गुप्त कालीन शासकों के द्वारा। और देखिए, ये क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली, और क्या होती है बेसर शैली। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो सीरीज़ है वो हमने चालू की थी, तो बीच में ही हमने एक लेक्चर किया था इस टॉपिक पर, क्या है मंदिर निर्माण की नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। तो इस प्रकार का थंबनेल आपको देखने को मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में। तो आप हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। हमने डिटेल इसमें बताया है कि नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली क्या होती है। बेसिकली जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में प्रचलित है, जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है, और जो बेसर शैली है दोनों का मिक्स वर्जन ही बेसर शैली कहलाती है। तो 4 मंथ्स एगो हमने ये वीडियोज़ किया था, यानी ये वीडियो हमने किया था मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। 15 मिनट का ये वीडियो है, तो आप इसे ज़रूर देखें, जिससे आपके ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि शैली से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर देखें। और उसके बाद हमने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा मंदिर हैं उनका निर्माण किया गया गुप्त काल में ही, और इन्हीं 3 शैलियों में जो मंदिर हैं उनका निर्माण हमको देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं कुछ, वैसे तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, बट हम कुछ गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में भी देख लेते हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो इसमें आता है तिगवा का विष्णु मंदिर, यानी भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर तिगवा में बना हुआ है, जो कि कहाँ स्थित है, MP के जबलपुर में स्थित है ये तिगवा का विष्णु मंदिर। उसके बाद आता है भुमरा का शिव मंदिर, यानी भगवान शिव को समर्पित
और हमने देखा भी यहाँ के जो शासक थे यानी गुप्तकालीन जो शासक रहे वो इतिहासकारों ने बताया कि वे सभी वैश्य हुआ करते थे। और साथ ही साथ हमने आपको बताया था जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हमने आपको पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था वो शैव धर्म पालक हुआ करते थे। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ऐसा शासक था जो शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था, भगवान विष्णु और शंकर से संबंधित ही। तभी यहाँ पर जो भी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे वो हिंदू मंदिर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो गुप्तकालीन शासक थे वो उन्होंने ना ही बौद्ध धर्म अपनाया और ना ही जैन धर्म अपनाया, उन्होंने शैव धर्म के अनुयायी वो हुआ करते थे। इसीलिए हिंदू मंदिर ही आपको देखने को मिलेंगे गुप्तकालीन में, बेसिकली मोस्टली जो मंदिर हैं। तो भुमरा का शिव मंदिर ये भी कहाँ स्थित है? ये स्थित है MP के सतना ज़िले में। ये जो मंदिर है वो स्थित है भुमरा का शिव मंदिर। और फिर आता है भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर जो एक ये गुप्तकालीन मंदिर है और ये स्थित है UP के कानपुर ज़िले में। तो UP के कानपुर ज़िले में भीतरगांव एक स्थान है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। फिर आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झांसी। झांसी में स्थान है देवगढ़, वहीं पर स्थित है दशावतार मंदिर। तो ये भी एक गुप्तकालीन मंदिर है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं गुप्तकालीन। वैसे तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, बट बेसिकली जो इम्पोर्टेंट और प्रमुख मंदिर हैं उनकी लिस्ट आप सामने देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा गुप्त वंश है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जो गुप्त काल के आगे का समय है, जिसे गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना गया, जिसमें जो हर्षवर्धन का शासनकाल रहा और अन्य कई सारे जो वंश आए, पल्लव वंश, चोल वंश, कन्नौज के प्रतिहार, चंदेल, इनसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे की सीरीज में कवर करते हुए चलेंगे। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं 5 to 6 लेक्चर ही हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के अब बचे हुए हैं। उन्हीं में ही हम जो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम TCS पैटर्न पर आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जिनमें एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगी किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये तो हमने ऑल ओवर डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको पूरी सीरीज के दौरान हम देते रहें। तो इससे आपको कौन कौन से जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें किन किन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।